Welcome to Online Engineering by dear friends. This is Prakash, and now we will discuss a fresh new subject named as machine design. Clear? मशीन डिजाइन को हम डिस्कस करेंगे। ये भी सब्जेक्ट जैसा कि हमने मटेरियल साइंस को स्टडी किया था, ये भी सब्जेक्ट काफी छोटा सब्जेक्ट है और जैसा कि हमारा अप्रोच रहा है शुरू से ही, वो क्या रहा है कि कम हमें एनर्जी को वेस्ट करना है, कम टाइम लगाना है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आना है। तो मटेरियल साइंस की तरह ही ये मशीन डिजाइन जो ये सब्जेक्ट अब स्टार्ट हो रहा है, ये भी काफी छोटा सा सब्जेक्ट है। क्लियर? और इससे माय डियर फ्रेंड्स बिलीव मी काफी ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। जिस हिसाब से अगर आप करोगे तो गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कभी कभी 6 to 7 मार्क्स का या मिनिमम 4 to 6 मार्क्स के रेंज में ये पूछता है मशीन डिजाइन। और चूंकि ये काफी छोटा सब्जेक्ट है, इसीलिए ये पढ़ना, इस पे फोकस करना ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे हमें कम टाइम लगेगा लेकिन हम ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए ये काफी अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, बिकॉज ये कन्वेंशनल में 25 to 30 मार्क्स का ये पूछा जाता है एंड ऑब्जेक्टिव में 14 to 16 मार्क्स का ये पूछा जाता है। तो मशीन डिजाइन पे फोकस करना, स्टडी करना काफी ही हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है। क्लियर? अब ये क्यों काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट टास्क होता है? क्योंकि ये बिल्कुल हलवा सब्जेक्ट है। क्लियर ना? ये बिल्कुल हलवा सब्जेक्ट है। हमें केवल मटेरियल्स को सिलेक्ट करना है, प्रॉपर फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग उस मटेरियल पे कैसे डिफरेंट टाइप्स की लोडिंग लग रही है उसकी एनालिसिस करनी है। उसके बाद वो मटेरियल किस कंडीशन में फेल हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन करनी है। दैट मीन्स ये 3 चीज मैंने आपको बोला, मटेरियल, उसके बाद कैसी लोडिंग कंडीशन लग रही है, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन। बिकॉज ऑफ वाई? हम इसलिए क्योंकि ये किस कंडीशन में जाके फेल हो रहा है। दैट मीन्स स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सिलेक्शन मतलब व्हाट? मटेरियल साइंस। एंड लोडिंग कंडीशन मतलब व्हाट? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इन तीनों सब्जेक्ट का यहाँ पे बिल्कुल एप्लीकेशन होने वाला है, तो काफी मजा आने वाला है। क्लियर? और आपको विशाल सर ने ऑलरेडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रखा है। वैसे भी जब मैं कोई भी यहाँ पे टॉपिक आपको डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं पूरा का पूरा एक फुल कवरेज आपको दूंगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कंसेप्ट यहां से कैरी किया गया है। तो एक तरीके से आपको ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट क्विक रिव्यू भी आपके हो जाएंगे, इसीलिए ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और ये तीनों सब्जेक्ट का ये एप्लीकेशन है मशीन डिजाइन, इसीलिए यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज दैट फॉर एग्जांपल अगर गेट में चाहे इंजीनियरिंग सर्विस के कन्वेंशनल में अगर आप नोटिस करोगे तो थर्मल के एप्लीकेशन पोर्शन से इंटरव्यू में भी ज्यादा पूछता है और कन्वेंशनल में भी ज्यादा पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी ज्यादा पूछता है। बट थर्मोडायनेमिक्स का जो प्योर सेक्शन है उससे कभी कभी वो कम क्वेश्चन पूछते हैं, बिकॉज एग्जामिनर एप्लीकेटिव सेक्टर को ज्यादा फोकस करता है, वहां से वो क्वेश्चन निकालता है, क्योंकि वो एप्लीकेशन है, वो आपके डिफरेंट कंसेप्ट का अलग अलग जगह पे यूज होना है वहां पे। इसीलिए मशीन डिजाइन में आपको 3 सब्जेक्ट का यूज होता है। तो इसीलिए ये यहां से क्वेश्चन जो वेटेज है हमारे एग्जामिनेशन का, जैसा मैंने गेट, ईएसी, ऑब्जेक्टिव, कन्वेंशनल जो मैंने आपको बताया, इसीलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक टास्क है। क्लियर? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अब हम समझेंगे मशीन डिजाइन के बारे में। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। क्लियर? तो यहां पे हम मशीन डिजाइन कितना इंपॉर्टेंट रखता है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं और असली मीनिंग मशीन डिजाइन का होता क्या है, एंड एट लास्ट कौन कौन से सब्जेक्ट का एप्लीकेशन इसमें करके हम इसको समझने वाले हैं। और उसके बाद हम अपना फर्स्ट टॉपिक गियर से स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स ये मशीन डिजाइन लिखा है। मशीन डिजाइन का मतलब क्या? कि हम मशीन का डिजाइन कर रहे हैं। वन थिंग इज दैट, पॉइंट इज नोटेड। आप पॉइंट को नोट करो, ये कि हम मशीन की डिजाइन नहीं यहां करते। ये लिखा है मशीन डिजाइन, बट हम स्पेशली यहां मशीन की डिजाइन नहीं करते हैं, हम मशीन के एलिमेंट्स की डिजाइनिंग करते हैं। चाहे वो एलिमेंट आपका गियर होगा या फिर स्प्रिंग होगा या फिर नट एंड बोल्ट होगा या फिर उसके थ्रेडेड होंगे या फिर फ्लाईव्हील होगा या फिर साफ्ट होगा या फिर बियरिंग होगा। दैट मीन्स व्हाट? कि हम मशीन के एलिमेंट को हम डिजाइन करने वाले हैं। यहां हम मशीन को डिजाइन ना करके हम इसके एलिमेंट को डिजाइन करते हैं। क्लियर? हम इसके एलिमेंट्स को, मशीन के डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं लाइक गियर, शाफ्ट, बियरिंग, इन सब सारी की सारी चीजों को हम डिजाइन यहां पे करने वाले हैं। और ये सारे के सारे जो छोटे मोटे एलिमेंट हैं, अगर हम एक बार इनकी डिजाइनिंग कर लेते हैं तो उनको लास्ट में क्या करना होता है? असेंबल करना होता है। जहां आपने असेंबल किया आपको एक मशीन मिलेगा। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट में जो मशीन डिजाइन हम पढ़ रहे हैं, यहां पे मशीन के डिफरेंट एलिमेंट्स की हम डिजाइनिंग करने वाले हैं। ये क्लियर हुआ? हम मशीन की नहीं करने वाले। चलिए
और जैसा कि मैंने आपको लेक्चर जब मैं अभी आपको डिलीवर कर रहा हूं तो इसमें मैंने बोला था कि ये काफी छोटा सब्जेक्ट है, लाइक मटेरियल साइंस, जो मैंने आपको मटेरियल साइंस अभी पढ़ा रखा है। तो ये मटेरियल साइंस आप ऑनलाइन इंजीनियरिंग, ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पे यूट्यूब पे आप जाएंगे और वहां से फुल एक्सेस, पूरा का पूरा मटेरियल साइंस आपको वहां से मिल जाएगा। जैसे आप यूट्यूब पे ऑनलाइन इंजीनियरिंग खोलोगे तो पूरा का पूरा आपको मटेरियल साइंस का फुल लेक्चर आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट वहां बनी है, मटेरियल साइंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय पीसी सर। तो आपको यहाँ से सारे के सारे लेक्चर्स आपको यहाँ से मिल जाने हैं। क्लियर? तो मटेरियल साइंस को आप बिल्कुल, ये जो लॉकडाउन का जैसा सिचुएशन चल रहा है, तो आप घर पे बैठ के स्टे होम, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। आपको लर्निंग बिल्कुल कंटिन्यू रखना है। इज इट क्लियर? यही असली टाइम है अपने आप को स्ट्रेंथनिंग करने का। चलिए ये रही मटेरियल साइंस की बात जो मैंने आप लोगों को एज अ गिफ्ट दिया है। ओके, अब मशीन डिजाइन को भी हम लेके चलेंगे। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर यहाँ पे डिस्कस भी होंगे, और मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं यूट्यूब पे बिल्कुल आप लोगों के लिए, यूट्यूब पे मैं उनको आप लोगों के लिए शेयर भी करूंगा। चलिए, तो बेसिकली ये रही बात कि हम मशीन के एलिमेंट की डिजाइनिंग करते हैं। क्लियर? अब इस सब्जेक्ट को हम पढ़ क्यों रहे हैं? जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसका वेटेज एक बार देखना जरूरी है कि ये कितना मार्क्स का पूछता है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो सबसे पहले अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, अगर इसका वेटेज, तो 6 to 7 मार्क्स का ये पूछा जाता है। क्लियर? 6 to 7 मार्क्स का ये पूछा जाता है। और अगर ESC ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये 14 to 16 मार्क्स के रेंज का पूछा जाता है। ओके, और ESC कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 25 to 30 के रेंज में, 25 to 30 के रेंज में ये पूछा जाता है। जनरली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफी छोटा सब्जेक्ट है और बहुत कम टाइम देके आप ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो इजीली। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं कि ये जो हमने इसका वेटेज देखा। क्लियर? पहली चीज ये कि हमने मशीन एलिमेंट्स की हमें डिजाइन करनी है। ओके, उसके बाद इसका वेटेज कितना है। क्लियर? अब हम जरा ये देखते हैं कि अब मशीन एलिमेंट की डिजाइनिंग कैसे होगी, और क्यों होगी। क्लियर? मशीन एलिमेंट की डिजाइनिंग कैसे होगी और क्यों होगी, आखिर में ऐसी जरूरत क्या पड़ी। तो सबसे पहले हमें बेसिक नीड अपना देखना होता है कि हमारी बेसिक नीड क्या है। क्लियर? हमारी बेसिक नीड क्या है। अगर आपको कोई भी चीज की नीड पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो आप क्या करते हो? उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हो। ठीक है, उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हो, दैट मीन्स आप सॉल्यूशन निकालते हो। तो ये सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे? बाय द यूजिंग एनी प्रोसेस। कोई प्रोसेस का इस्तेमाल करोगे, कोई या फिर एनालिसिस करोगे, या फिर कोई प्रोसेस का आप इस्तेमाल करोगे। तो ये एनालिसिस में ये निकला कि अगर आपको कोई भी नीड पड़ रही है, कोई भी मशीन की नीड पड़ रही है, तो सबसे पहला ये एनालिसिस में आया कि वो मशीन का जो एलिमेंट है मटेरियल का बना होगा, किसी ना किसी एक मटेरियल का वो बना होगा। सबसे पहला एनालिसिस आया कि आपका जो मशीन का एलिमेंट है किसी ना किसी एक मटेरियल का बना होगा। पहला एनालिसिस ये पिक्चर में आया। और वो मशीन किसी ना किसी लोड को बियर कर रहा होगा जब वो फंक्शन में जाएगा। अगर वो रोटेट कर रहा होगा मशीन तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएंगे। क्लियर? अगर वो शाफ्ट की कंडीशन में होगा तो शाफ्ट ऐसे रोटेट करती है तो उस पर फटीग लोड आएंगे। तो इस तरीके से फंक्शनल लोडिंग भी एक्ट उस मशीन के एलिमेंट पे करेगा ही करेगा। एंड थर्ड, एक तीसरा एनालिसिस ये आया कि ये जो एलिमेंट है इस पे अगर इतना लोड लग रहा है, ये एलिमेंट एक मटेरियल का बना है और इस पे अगर इतना लोड लग रहा है तो एट लास्ट वो जाके फेल भी होगा, यानी वो स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाएगा। जो इस मटेरियल का स्ट्रेंथ है उसको अगर एक्सीड कर गया तो आपका मटेरियल क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। यानी कि यहां पे बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स स्ट्रेंथ की। ठीक है, यहां पे बात हो रही है आपकी स्ट्रेंथ की बात हो रही है। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। क्लियर? अब देखोगे ये मटेरियल से आपको क्या समझ में आ रहा है, कि यहां पे मटेरियल साइंस कहीं ना कहीं पिक्चर में आया है।
मटेरियल साइंस से ही आप मटेरियल, प्रॉपर मटेरियल की सिलेक्शन करोगे, ठीक है। फंक्शनल लोड की एनालिसिस आप कैसे करोगे? विदाउट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यू नेवर एनालिसिस द फंक्शनल लोड। आप फंक्शनल लोड की कभी एनालिसिस परफेक्टली नहीं कर सकते हो अगर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ना क्लियर हो तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी यूज थोड़ा बहुत आएगा, ठीक है। और बाकी मटेरियल अगर फेल हो रहा है तो उसके फेलियर की एनालिसिस आप कैसे करते हो? आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इस्तेमाल करते हो कि मटेरियल के स्ट्रेंथ को आप कैलकुलेट करते हो बाय यूजिंग व्हाट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कंसेप्ट को लेके। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 3 सब्जेक्ट का प्रॉपर एप्लीकेशन आपको मिलने वाला है व्हाइल डिजाइनिंग ऑफ मशीन एलिमेंट। और जब मशीन एलिमेंट आपका डिजाइन हो जाएगा तो आप एक प्रॉपर स्केच उसका बनाओगे, और प्रॉपर स्केच बना के इन तीनों का इस्तेमाल करके एक प्रॉपर स्केच आप रेडी करोगे। और ये प्रॉपर जो स्केचिंग होगी उसको ले जाके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को ले जाके दे दोगे, और ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, दैट मींस व्हाट, प्रोडक्शन में जाके ये मैन्युफैक्चर होगा, और मैन्युफैक्चर होके बाहर निकलेगा तो सेलिंग होगी, दैट मींस व्हाट, इंडस्ट्रियल इंजीनियर। और जब सेल होके मार्केट में जाएगा तो वहां पे असेंबल किया जाएगा, और फाइनली वो क्या बनेगा? फाइनली आपका ये बनेगा, यही मशीन की एक डिजाइनिंग फाइनली जाके रेडी हो जाएगी। सो दीज आर द मेथड्स, ये स्टेप होते हैं। तो अगर फाइनल स्टेप की अगर बात की जाए, एक मशीन एलिमेंट को बनाने के लिए अगर फाइनल स्टेप्स की अगर बात की जाए तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जो फर्स्ट वाला स्टेप है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टेप यूज्ड व्हाइल डिजाइनिंग ऑफ अ मशीन एलिमेंट। तो फर्स्ट स्टेप सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि फंक्शन ऑफ मशीन एलिमेंट का प्रॉपर फंक्शन है क्या? दैट मींस फंक्शन का मतलब ये रोटेटरी में है या ट्रांसलेटरी में है, तो ये फंक्शन प्रॉपर तरीके से आपको पता लगाना पड़ेगा, तभी आप लोडिंग की एनालिसिस कर पाओगे। तो प्रॉपर फंक्शन सबसे पहले, पहला स्टेप आपका ये होता है। अगर मशीन एलिमेंट अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो आपका पहला स्टेप यही होगा कि किस फंक्शन के लिए आप एलिमेंट का यूज कर रहे हो। चलिए, अब दूसरा जो स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट यहां पे क्या बोल रहा है कि डिफाइंड वेरियस लोडिंग कंडीशन व्हेन इट्स परफॉर्म्ड। क्लियर? कि जब ये प्रॉपर फंक्शन, किसी एक प्रॉपर फंक्शन के लिए, सपोज दैट ट्रांसलेटरी मोशन आपका एलिमेंट कर रहा है, मशीन एलिमेंट ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, तो इस तरीके से वो मोशन कर रहा है। तो इस तरीके से जब वो मोशन कर रहा था तो कैसी लोडिंग कंडीशन इस पे आ रहे थे, या फिर ऐसे रोटेट हो रहा है तो कैसी लोडिंग कंडीशन आ रहे हैं। तो ये लोडिंग कंडीशन की जो एनालिसिस होगी, लोडिंग कंडीशन की एनालिसिस आप बाय यूजिंग ऑफ व्हाट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आप इस्तेमाल करके करोगे। तो एक सब्जेक्ट आपका आ गया है पिक्चर में। क्लियर? चलिए, अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या कहता है कि सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ज्योमेट्री एंड मटेरियल। मतलब क्या कि अगर आपने लोडिंग कंडीशन की एनालिसिस कर ली तो एक आप एप्रोप्रिएट सिलेक्शन करो ज्योमेट्री का, और साथ में आप मटेरियल्स का, एप्रोप्रिएट मटेरियल का सिलेक्शन करो, जिसका यंग मॉडुलस की अलग अलग कैलकुलेशन होगी बाय यूजिंग ऑफ व्हाट, बाय यूजिंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। दैट मींस यहां पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के साथ मटेरियल साइंस भी आ रहा है पिक्चर में, और साथ में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी आ रहा है पिक्चर में। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का यूज करके आपको फेल्योर, मोड ऑफ फेल्योर की एनालिसिस करनी होती है। ये हमारा होता है फोर्थ स्टेप। एंड देन नेक्स्ट ये जो फिफ्थ स्टेप आएगा, तो जब आप उसकी स्ट्रेंथ की, उसकी मोड ऑफ फेलियर की एनालिसिस कर लोगे तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप किस तरीके से मैन्युफैक्चर होगा उसकी आप डिजाइनिंग रेडी करोगे कि इस तरीके से इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। और वो किसके बिहाफ पे होगा? वो ड्राइंग चार्ट के बिहाफ पे होगा। ये ड्राइंग चार्ट ले जाके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को आप ले जाके दोगे, और वो मैन्युफैक्चर करेगा, और मैन्युफैक्चर करके जब एलिमेंट आपका मशीन एलिमेंट रेडी हो जाएगा तो वो सेल करने को मार्केट में जाएगा बाय यूजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। और जब मशीन एलिमेंट मार्केट में जाएगा तो वहां पे एज पर नीड वो असेंबल होगा। जैसे कि नट एंड बोल्ट एलिमेंट, मशीन एलिमेंट तैयार हो गया है, अब वो मार्केट में गया, मार्केट में एज पर नीड नट एंड बोल्ट का यूज हुआ है। अगर हो सकता है तो वो हैंड पंप में भी कभी यूज होता है या कभी साइकिल में भी यूज होता है। तो इट्स डिपेंड ऑन व्हाट, इट्स डिपेंड ऑन यूजिंग कंडीशन। तो हमें मार्केट में सप्लाई क्या करना है, हमें नॉट मशीन, हमें मशीन एलिमेंट सप्लाई करना है। तो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज है। क्लियर? ये पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो चलिए, तो यहां से हमने ये देखा कि मशीन डिजाइन ये जो सब्जेक्ट है कितना इंपॉर्टेंट है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस नजर आ रहा है पिक्चर में। तो मटेरियल साइंस का भी यूज है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी यूज है, और साथ में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का यूज है, और उसका ये एप्लीकेटिव सब्जेक्ट बनता है मशीन डिजाइन। बट एक चीज और हमने समझी कि यहाँ पे हम मशीन की डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स की डिजाइनिंग कर रहे हैं, चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे वो गियर हो, चाहे वो शाफ्ट हो, चाहे वो
बोल्ट हो चाहे कोई भी ज्वाइंट हो, कूटर, नकल, किसी रिवेटेड ज्वाइंट, वेल्डेड ज्वाइंट, किसी भी टाइप का या फिर कुछ भी, तो उन एलिमेंट की हम डिजाइनिंग कर रहे हैं। अब उनकी डिजाइनिंग जब एलिमेंट की कर ले रहे हैं तो किस तरीके से उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और कैसे मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, तो यहां टोटल एलिमेंट की बात हो गई। और उसके बाद इस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, अभी तक इतना डिस्कशन हुआ। अब चलिए नेक्स्ट, कि अब इसमें कैसे पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है। क्लियर, कि हमें कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो अभी तक हमने मशीन एलिमेंट को देखा था। क्लियर, कि मशीन एलिमेंट को देखा और मार्केट में ले जाके जब सेल हुआ यूजिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को लगा के कि मैक्सिमम प्रॉफिट को कमाया जाए, तो जब वो मार्केट में गया तो डिपेंड ऑन वर्किंग कंडीशन अलग अलग जगह पे, जैसे हैंडपंप मैंने आपको बोला, चाहे फिर बाइसिकल बोली, चाहे ब्रिज बोला, तो डिपेंड ऑन वर्किंग कंडीशन हम अलग अलग जगह पे यूज करेंगे और मशीन का क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, निर्माण करेंगे। तो ये एक छोटा सा ऐसे पिक्चर है कि ऐसे मशीन जाके सारे के सारे एलिमेंट जाके आपस में मिलके एक मशीन बनते हैं। जैसे कि ये आपको फ्लाईव्हील दिख रहा है, ये जो है ये आपको एक फ्लाईव्हील की तरह भी वर्क करेगा और इसके ऊपर आपने गियर बना दिया, गियर माउंट कर दिया, एक्सटर्नल गियर, तो ये गियर की तरह भी वर्क कर रहा है और साथ में ये फ्लाईव्हील की तरह भी वर्क कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे गियर लगे हैं, अंदर इसके शाफ्ट लगा हुआ है, तो साथ में बोल्ट भी लगा होगा, साथ में स्प्रिंग भी लगा होगा। तो ये सारे के सारे यहाँ पे चीजें मिलके एक साथ मिलके फाइनल जाके ये एक मशीन का डिजाइन होता है। तो ये है मशीन डिजाइन पूरा का पूरा सब्जेक्ट। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप हमें क्या पढ़ना है, क्लियर, कि स्टेप बाय स्टेप हमें क्या पढ़ना है अंडर दिस सब्जेक्ट। तो सारे के सारे टॉपिक कंटेंट को आप देखो। तो सबसे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा गियर। क्लियर, जो सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा गियर। माय डियर फ्रेंड्स, गियर क्या है, तो एक बार आप समझो, यहां पे थोड़ा सा बेसिक बस है कि जो छोटा वाला गियर होगा, जो छोटू होगा वो चलाएगा, मतलब इनपुट इसी में आएगा, इनपुट जो होगा इसी में आएगा। ठीक है, जो एनर्जी की इनपुट होगी, रोटेटरी एनर्जी चाहे कुछ भी, तो इनपुट इसमें आएगा और आउटपुट यहां से कलेक्ट किया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जो बड़ा वाला गियर रहता है वहां से आउटपुट हम लेते हैं और छोटा वाला गियर चलाता है बड़े वाले गियर को। तो ये इतना ध्यान में रखना है। बाकी स्पर गियर हमारे सिलेबस में है, तो स्पर गियर की डिजाइनिंग करनी है। और ये भी क्या है, एक मशीन एलिमेंट है, नॉट अ मशीन। चलिए, तो ये फर्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे गियर को। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे ब्रेक। ब्रेक हमारे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सेकंड हमारा टॉपिक होगा वो माय डियर फ्रेंड्स वो होगा ब्रेक। क्लियर, अब थर्ड टॉपिक के तरफ चलते हैं। थर्ड जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ये कूटर जॉइंट। दिस कूटर जॉइंट। कूटर जॉइंट का मतलब क्या है कि दो शाफ्ट को आपस में अटैच करना है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। एक शाफ्ट ये रहा, दूसरा शाफ्ट ये रहा। तो ये आपको पिक्चर एक दिमाग में रखना है, क्योंकि जब मैं कूटर ज्वाइंट आपको पढ़ाऊंगा तो वो बाद में जाके कॉम्प्लिकेटेड इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझना होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा यूज होता है, जैसे ये नीला वाला है, तो नीला वाला देखो ऐसे अगर आप असेंबल को रिलेट करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये नीला वाला ये है, नीला वाला शाफ्ट ये है, नीला वाला शाफ्ट आपका ये वाला है और पीला वाला इसमें घुसा हुआ है। पीला वाला यहाँ पे देखोगे, कोरिलेट करो तो पीला वाला इसमें घुसा हुआ है और ऊपर से एक ऐसी स्ट्रिप आके इसमें ड्रिल कर दिया, स्ट्रिप आके इसमें घुसा दिया। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे स्ट्रिप लाके इसमें घुसा दिया। बट ये अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो जो डेली लाइफ में इसका यूज हो रहा है उसको आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबसे पहले आपको ये बेसिक देखना जरूरी है कि बेसिक ये दिखता कैसा है, बिल्कुल सिंपल में। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे नॉमेनक्लेचर हैं इसी में, तो ये नॉमेनक्लेचर को हम करके उसके बाद इसकी प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग डिजाइनिंग हम कर लेंगे। तो ये है कूटर। क्लियर, ये कूटर हमारा ज्वाइंट है। कूटर ज्वाइंट हमारा, इसमें फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे ये कूटर ज्वाइंट पढ़ेंगे। चलिए, अब सेकंड नंबर का जो हम पढ़ेंगे, ये जो टॉपिक हमने अभी डिसाइड किया है थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर में ये जो फर्स्ट है ये हमारा है कूटर ज्वाइंट। क्लियर, अब सेकंड नंबर का थर्ड, अंडर द थर्ड पॉइंट हम सेकंड नंबर का इसमें पढ़ेंगे, अंडर द थर्ड हम सेकंड नंबर का इसमें हम पढ़ेंगे की ज्वाइंट। की ज्वाइंट, की ज्वाइंट का मतलब क्या होता है कि जब भी रोटेशन आएगा, जब भी रोटेशन पिक्चर में आएगा आपको की लगाना है। सपोज दैट व्हाट, कि आपने लिया ये शाफ्ट, शाफ्ट ऐसे आपने ये लिया, तो यहां पे आप क्या करो, ऐसे ड्रिल करके एक रेक्टेंगुलर टाइप का स्लॉट आप काट के यहां से निकाल दो। इस तरीके का रेक्टेंगुलर टाइप का स्लॉट आप काट के निकाल दो। और उसके बाद अगर इस पे गियर आपको माउंट करना है, अगर आपको इस पे गियर माउंट करना है इस तरीके से, तो इसमें भी स्लॉट काट के निकाल दो रेक्टेंगुलर टाइप का। ठीक है, और उन दोनों के बीच में आप की को फंसा दो।
तो जब ये गियर इस पे माउंट होगा और जब ये रोटेट होगा तो क्या इसके साथ ही शाफ्ट के साथ, अगर शाफ्ट में आप एनर्जी को इनपुट करोगे तो इसके साथ क्या ये गियर रोटेट होगा या नहीं? यस ऑफ कोर्स आपका गियर रोटेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये की से एक अटैच है, की से अटैच है, ये रोटेशन में ये हट नहीं सकता, रोटेशन में ये बाहर नहीं जाएगा, ये की ही रोटेट कराएगा इस गियर को। इज इट क्लियर ना? तो ये की ज्वाइंट यहां पे ऐसे यूज होता है। ये जो की है आपका, की ऐसा दिखने में लगेगा, ठीक है? ये जो की आपका होगा ये इस तरीके से दिखने में लगेगा। ये है आपका की, ये है आपका शाफ्ट और ये है आपका गियर। अगर इसका परफेक्ट अगर इमेज देखना है तो आपको ऐसा दिखेगा। अगर ये है आपका एक्सटर्नल गियर, ये है आपका शाफ्ट और इस पे हमने रेक्टेंगुलर क्या किया है, ड्रिलिंग किया है और बीच में ले जाके ये की को बीच में ले जाके हमने फंसा दिया। अब इसमें करो रोटेशन, इस शाफ्ट में करो आप रोटेशन, तो उसके साथ साथ ये क्या गियर रोटेट होगा? यस ऑफ कोर्स आपका गियर रोटेट होगा। तो ये है क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट, अब थर्ड टॉपिक में ही हमें थर्ड नंबर का स्टडी करना है। थर्ड टॉपिक में हमें थर्ड नंबर का स्टडी करना है रिवेटेड ज्वाइंट। इसको मेरे साथ नोट करते जाओ, रिवेटेड ज्वाइंट। रिवेटेड ज्वाइंट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एंड साथ में वेल्डेड ज्वाइंट, वेल्डेड ज्वाइंट मैं अभी आपको बताऊंगा। तो रिवेटेड ज्वाइंट का मतलब क्या होता है कि आपके दो प्लेट्स होंगे, मेटालिक प्लेट्स होंगे और उनको बस आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए रिवेट का यूज करोगे। क्लियर? आप इसमें क्या करोगे, ड्रिल करोगे, रिवेट को घुसाओगे और ठोक दोगे तो ऊपर से क्या फ्लैटनिंग हो जाएगा वो। और किस टाइप का फ्लैटनिंग होगा? इलास्टिक फ्लैटनिंग होगा। जो कैंडिडेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा होगा या फिर मटेरियल साइंस पढ़ा होगा तभी वो समझ में आएगा उसको कि इलास्टिक फ्लैटनिंग होती क्या चीज है और प्लास्टिक फ्लैटनिंग होती क्या है। प्लास्टिक फ्लैटनिंग का मतलब क्या होता है कि परमानेंट डिफॉर्म हो जाना, दोबारा वापस ना लौटना। और इलास्टिक फ्लैटनिंग का मतलब क्या कि ये डिफॉर्म होगा, वापस भी लौट सकता है। तो पहले तो इलास्टिक फ्लैटनिंग होगा और फिर से और ज्यादा ठोकोगे तो प्लास्टिक फ्लैटनिंग में चला जाएगा। तो ये सब सारी की सारी मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो अगर दो प्लेट्स को आपस में अटैच करना है तो आपको क्या करना होगा, बीच में रिवेट लगा के, बीच में आपको रिवेट लगा के बस इसको ग्रिप में ठोकना है। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर। बट अगर इसी को हम जब स्टडी करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, इस टाइप के मिलते हैं, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है। अभी जैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर देखो तो एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है और बीच में रिवेट लगा है। तो क्या आप को रिलेट कर पा रहे हो? देखो कैसे कि एक प्लेट आपका यहां है, दूसरा प्लेट आपका ये है और बीच में लगा है रिवेट। और अगर टॉप व्यू से देखोगे और अगर आप इसको टॉप व्यू से देखोगे, इस तरीके से यहां पे आंख रख के अगर देखोगे तो कैसा दिखेगा? सपोज दैट दो रिवेट लगे हो और इसकी ब्रेथ भी तो होगी माय डियर फ्रेंड्स। तो दो रिवेट लगे हो तो इस तरीके से दिखेगा, एक रिवेट ये, एक रिवेट ये, और एक प्लेट ये रही, ये वाली जो प्लेट है वो ये रही और ये वाली जो प्लेट है वो ये रही। तो इस तरीके से क्लियर हुआ कुछ? चलिए अच्छी बात है। अब आपको लाइनअप में 4 रिवेट लगे हुए हैं तो बस इस तरीके से आप अगर टॉप व्यू देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा। और अगर लाइनअप में आपके फिर से 4 रिवेट लगे हुए हैं लेकिन टोटल 3 प्लेट्स हैं क्योंकि हमें ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो दिखेंगे इस तरीके से। तो मैं जब आपको रिवेट बताऊंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा और प्लेट्स कैसे स्ट्रिप को उसमें कंबाइन करते हैं, कैसे अटैच करते हैं, वो भी मैं सब आपको बताऊंगा। अब रिवेट्स की अगर बात हो रही है तो रिवेट्स हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं। ये एसएससी के या फिर स्टेट एई में बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये पूछा जाता है कि ये स्नैप हेड रिवेट कैसा दिखने में लगेगा, चाहे उसके बाद हाई बटन हेड, उसके बाद पैन हेड, उसके बाद फ्लैट हेड। तो ये सारे के सारे रिवेट्स के टाइप्स होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो यहां से ये रिवेट्स, ये हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन ही हम देख रहे हैं। अब थर्ड टॉपिक में जो लास्ट है, फोर्थ नंबर, थर्ड टॉपिक में जो फोर्थ नंबर का हमें लास्ट स्टडी करना है वो कौन सा ज्वाइंट करना है? वेल्डेड ज्वाइंट। ठीक है, वेल्डेड ज्वाइंट। एक्चुअली में ये जो थर्ड टॉपिक है हमारा माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या है? ज्वाइंट्स के बारे में स्टडी करना है। तो चाहे वो कोटर ज्वाइंट हो, चाहे की ज्वाइंट हो, चाहे रिवेट ज्वाइंट हो, और लास्ट में क्या है आपका? वेल्डेड ज्वाइंट। तो वेल्डेड ज्वाइंट में क्या होगा? आपको वेल्ड करना होगा। इज इट क्लियर ना? आपको 2 मेटालिक प्लेट लेके आना होगा, बीच में वेल्डिंग मशीन चलानी होगी और वेल्ड करना होगा। 2 मेटालिक प्लेट को लेके आना होगा, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, और बीच में आपको वेल्डिंग मशीन चला के वेल्ड करना होगा। और अगर इसका भी अगर आप टॉप व्यू देखते हो तो आपको कैसे दिखने में मिलेगा? आपको दिखने में ऐसा मिलेगा। इज इट क्लियर ना? एक मेटालिक प्लेट को यहां लाए, एक यहां लाए और बीच में आपने वेल्ड कर दिया। तो अगर केवल इतना सेक्शन आप देखोगे तो इतना सेक्शन कैसा दिख रहा है? इतना सेक्शन आपको दिख रहा है इस तरीके से। तो ये है बट ज्वाइंट। अगर लैप ज्वाइंट को देखोगे तो ये साइड साइड से वेल्ड होगा, यहां पे आपको साफ साफ दिखेगा। अगर लैप ज्वाइंट को देखना है तो इस तरीके से, टी ज्वाइंट का इसी तरीके से, उसके बाद कॉर्नर ज्वाइंट का इस तरीके से, एज ज्वाइंट का इस तरीके से। तो आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। क्लियर? और साथ में आपको कंपैरिजन भी करना है
क्लियर कि साइड व्यू कैसा दिखेगा, टॉप व्यू कैसा दिखेगा। तो इस तरीके से ये मैं इसलिए ये सारे के सारे पिक्चर आपको क्लियर करके बता रहा हूं कि आपको कोई भी चीज अब आगे जब मैं बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ाऊंगा और काफी स्पीडी पढ़ाऊंगा तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए 3 डायमेंशनल में सारी चीजें देखना जरूरी है। अब चलते हैं 4th टॉपिक की तरफ। क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारा 4th टॉपिक होगा, 4th नंबर का जो टॉपिक होगा, उसमें हम बोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। उसमें हम बोल्ट के बारे में पढ़ेंगे और बोल्ट के डिफरेंट नॉमेनक्लेचर्स के भी बारे में पढ़ेंगे, उनके थ्रेड्स के भी बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा होता है, ये जो हमारा होता है, इसी को बोला जाता है पूरा का पूरा, इसको बोला जाता है बोल्ट। क्लियर। याद रखना कि ये हमारा बोल्ट है और जो यहां पे ऐसे लगा होता है, जो यहां पे ऐसे लगा होता है फास्टनर, इस तरीके से जो फास्टनर यहां पे लगा होता है उसको बोला जाता है नट। इज इट क्लियर। तो वो होता है नट और ये पूरा का पूरा लंबा जो रॉड होता है इसको बोला जाता है बोल्ट। चलिए, अब इसमें है जो थ्रेड, तो थ्रेड के डिफरेंट नॉमेनक्लेचर और कैसे कैसे थ्रेड होते हैं, कितने टाइप्स के थ्रेड होते हैं, एक्मे थ्रेड, बहुत सारे टाइप्स के जो थ्रेड होते हैं, तो उनके बारे में भी हमें स्टडी करना है। ये काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि एक्मे थ्रेड किस एंगल पे होता है, तो 29 डिग्री। तो ये मैं सारी की सारी टाइप्स, हर चीज मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे जो भी चीजें हैं, आपको जो चीज दिख रही हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये थ्रेड हमारा जो टॉपिक था, ये थ्रेड जो हमारा टॉपिक है, ये कौन से नंबर का टॉपिक है, 5th नंबर का। तो 5th नंबर का टॉपिक है हमारा थ्रेड ये। और अभी तक मैं जितना बता रहा हूं वो सारा का सारा गेट एज वेल एज इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो केवल गेट के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो उसको मैं आपको मेंशन कराऊंगा अलग से, और जो केवल एसी के लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको भी मैं आपको अलग से मेंशन कराऊंगा। बट अभी तक ये जो 5 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो गियर की बात हो, चाहे सारे के सारे टाइप्स के ज्वाइंट्स की बात हो, उस ज्वाइंट्स में जितने भी टाइप्स के आपके आ रहे हैं, चाहे रिवेटेड, चाहे वेल्डेड, चाहे की, चाहे कूटर, सारे के सारे टाइप्स के जॉइंट्स, चाहे ब्रेक के बारे में बात हो, चाहे बोल्ट के बारे में बात हो, चाहे ये थ्रेड के बारे में, ये 5वां नंबर का जो है थ्रेड के बारे में, ये सारे के सारे एसी एज वेल एज गेट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं 6th नंबर पे कि जो हमारा ये 6th नंबर का टॉपिक क्या है। तो देखना, ये जो 6th नंबर का ये जो टॉपिक है, ये 6th नंबर का ये जो टॉपिक है, ये केवल गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और देखने में कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है स्प्रिंग। तो सो ये जो स्प्रिंग हमारा जो टॉपिक है, ये केवल गेट में पूछा जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ईएससी में ये नहीं पूछा जाएगा। क्लियर। दिखने में ये स्प्रिंग ऐसा दिखता है, वैसे आप लोग सब जानते भी हो, बचपन से खिलौनों में आप लोगों ने खेला है। अब फ्लाईव्हील की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब फ्लाईव्हील की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये जो हमारा 7th नंबर का जो टॉपिक होगा वो होगा फ्लाईव्हील। क्लियर। 7th नंबर का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लाईव्हील। तो ये जो फ्लाईव्हील है 7th नंबर का टॉपिक, ये केवल ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये गेट में नहीं पूछा जाएगा, ये गेट का सिलेबस नहीं है, ये केवल ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये फ्लाईव्हील जो ये है, आपको अजीब सा लग रहा है, चारा मशीन की तरह लग रहा है। हाँ, पुराने जमाने में इसी को फ्लाईव्हील कहते थे कि एक बार चला दिया, चला के छोड़ दिया तो बार बार घूमता रहेगा। इज इट क्लियर ना, वो बार बार घूमता रहेगा। तो फ्लाईव्हील का तो यही काम होता है, एनर्जी को स्टोर करना। तो पुराने जमाने में अगर देखोगे तो ये चारा मशीन, और नए जमाने में अगर देखोगे तो वही जनरेटर का जो बड़ा वाला, जो जनरेटर का बड़ा हुआ सर्कुलर सेक्शन जो होता है बाहर के साइड में, वही क्या है आपका फ्लाईव्हील है। तो ये जो स्टूडेंट होते हैं पूरा का पूरा सारी चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि ये एलिमेंट कहाँ हम डेली लाइफ से देख रहे हैं, डेली लाइफ में ये सब एलिमेंट्स हम कहाँ देख रहे हैं। तो ये जो कोरिलेट करके जब आप स्टडी करते हो तो मेमोरी पावर काफी स्ट्रांग होती है। तो इसीलिए मैं सारी के सारी चीजें पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद हम स्टडी करेंगे। तो अब 8th नंबर का जो टॉपिक होगा माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लचेस के बारे में होगा। जो 8th नंबर का जो टॉपिक होगा वो हमारे क्लचेस के बारे में होगा। क्लियर। ये गेट ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने ना ही इस पे गेट लिखा है ना ही ईएससी लिखा है। दैट मींस व्हाट कि ये गेट एज वेल एज ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्लचेस। ठीक है। और एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी मैं टॉपिक यहां बताने वाला हूं, टोटल 11 टॉपिक मैं बताने वाला हूं, और 11 टॉपिक एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भर भर के इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी का कोई और छोर नहीं है, वो हर चीज पूछ लेता है। बट ईएससी में और गेट में कुछ लिमिटेशंस है। ईएससी में कुछ थोड़ा बड़ा सेक्शन पूछा जाता है और गेट में कुछ लिमिटेड पूछा जाता है। तो जो स्पेशली अगर गेट के लिए होगा तो मैं आपको गेट के लिए डिलीवर करूंगा, वो वहां मेंशन कर दूंगा, और जहां ईएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा वहां पे भी मैं ईएससी मेंशन कर दूंगा, और जहां पे मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं इसका मतलब क्या है कि वो ईएससी एज वेल एज गेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और साथ में ये सारा का सारा जितना भी मशीन डिजाइन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, सारे के सारे टॉपिक्स वो एसएससी चाहे स्टेट एई सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए,
तो ये 8th नंबर का टॉपिक है क्लचेस। अब 9th नंबर का टॉपिक हम बात करेंगे तो फटीग 9th नंबर का जो टॉपिक होगा फटीग डिजाइन ऑफ शाफ्ट के बारे में बात होगा। अब ये फटीग का मतलब क्या होता है, और शाफ्ट की तो डिजाइनिंग कर रहे हैं बट अंडर फटीग हम डिजाइनिंग कर रहे हैं। फटीग का मतलब क्या है? फटीग का मतलब माय डियर फ्रेंड्स अगर देसी लैंग्वेज में हम बात करें तो इसका मतलब होता है थकान। क्लियर? इसका मतलब होगा थकान। और ये थकान कैसे हुआ है? ये बार बार सर्कुलर मोशन में रोटेटरी मोशन में रोटेट करके इसमें थकान हो गई है। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट या माउंटेड लोड के कारण। ये माउंटेड लोड क्या हो सकता है? आपका गियर भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। यहाँ पे माउंटेड लोडिंग कंडीशन होगा, वही लोडिंग यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, बाद में एसेंट्रिक लोडिंग बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये फटीग, अंडर द फटीग लोडिंग कंडीशंस हम शाफ्ट की डिजाइनिंग करेंगे। ठीक है, ये हमारा 9th नंबर का टॉपिक होगा। अब हम बढ़ते हैं 10th नंबर के टॉपिक की तरफ। तो 10th नंबर का टॉपिक हमारा डेडिकेटेड होगा किसके लिए? एसन कर्व के लिए। जो 10th नंबर का टॉपिक होगा वो हमारा होगा एसन कर्व के लिए। क्लियर? एसन कर्व। और जो 11th नंबर का होगा, 11th नंबर का हमारा टॉपिक होगा बियरिंग। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टोटल मैंने टॉप 1 टू लेके जो 11th तक, टॉप 1 टू लेके जो मैंने 11th तक मैंने जो टॉपिक आपको बताया है उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यही बियरिंग। क्लियर? तो 11th नंबर का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा वो हमारा बियरिंग रहेगा। तो बियरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि बियरिंग होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज होती क्या है, और कब उसका यूज किया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और हर एक टाइप्स के अलग अलग नॉमेनक्लेचर और उनकी फंक्शनैलिटी कि किस एटमॉस्फेयर में कैसे, जैसे हाइड्रोलिक बियरिंग होता है या फिर लुब्रिकेशन बियरिंग होता है तो कैसे ये बियरिंग्स यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो इन सब सारी की सारी बियरिंग्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जाके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जाके हमारा पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश होता है। एक बार मैं पूरा का पूरा सिलेबस में कोड करता हूँ। जो फर्स्ट वाला टॉपिक है उसमें हम गियर के बारे में स्टडी करेंगे। गियर में स्पेशली हम स्पर गियर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जो सेकेंड वाला जो टॉपिक हमारा होगा उसमें हम ब्रेक के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जो थर्ड वाला टॉपिक होगा, थर्ड वाले टॉपिक में हम ज्वाइंट के बारे में स्टडी करेंगे। ज्वाइंट में जो फर्स्ट वाला होगा वो कोटर के बारे में होगा, जो सेकंड वाला होगा वो की ज्वाइंट के बारे में होगा, जो थर्ड वाला होगा वो रिवेटेड ज्वाइंट के बारे में होगा, और जो फोर्थ वाला होगा वो वेल्डेड ज्वाइंट के बारे में स्टडी होगी। क्लियर? अब जो 4th नंबर वाला होगा बोल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। जो 5th नंबर वाला होगा थ्रेड के बारे में स्टडी करेंगे। 6th नंबर का जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे, 6th नंबर का हम स्प्रिंग के बारे में स्टडी करेंगे। 7th नंबर पे हम फ्लाईव्हील के बारे में स्टडी करेंगे। 8th नंबर पे हम क्लचेस के बारे में स्टडी करेंगे। 9th नंबर पे हम फटीग डिजाइन ऑफ शाफ्ट के बारे में स्टडी करेंगे। 10th नंबर पे हम एसन कर्व के बारे में स्टडी करेंगे। और जो 11th नंबर पे हम स्टडी करेंगे और सबसे लास्ट होगा वो हमारा होगा बियरिंग। तो एक बार मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबका इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स आपको मेंशन कर दे रहा हूं। चलिए, तो ये जो गियर है, स्पर गियर, ये ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एई पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिमिलरली ये भी सारे के सारे एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑल मैंने लिखा है, यहां भी मैंने ऑल लिखा है, ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये जो बोल्ट है और ये थ्रेड है ये भी ऑल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो स्प्रिंग है केवल गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओनली गेट ओनली ये ONLY। ठीक है, ये जो फ्लाईव्हील है ये केवल ESC एंड SSC पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली इंपॉर्टेंट है, नॉट इन गेट। और ये जो है ये ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लचेस। उसके बाद ये फटीग ऑफ शाफ्ट एंड एसन कर्व, ये आपका केवल ESC और गेट के लिए इंपॉर्टेंट है ओनली, नॉट SSC। और ये जो बियरिंग है ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा का सारा मैंने आपको नॉमेनक्लेचर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन मैंने आपको मेंशन किया। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा मशीन डिजाइन का फुल इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से, फर्स्ट अपने लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक अंडर द मशीन डिजाइन इज व्हाट? गियर।
और गियर में हम किस चीज की डिजाइन करेंगे, हम स्पर गियर की डिजाइनिंग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में माय डियर फ्रेंड्स। और जब अगर ये लॉकडाउन चल रहा है तो आपको आइसोलेट होकर बिल्कुल डिसिप्लिन फॉर्म में अपने घर पे ही बैठना है, डिसिप्लिन तरीके से आपको स्टडी करनी है, और रेगुलर स्टडी में आपकी हेल्प करने के लिए हम खुद ही लेक्चर बना रहे हैं। तो आप उनको स्टडी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। मैं भी यहाँ पे हर एक टॉपिक के बाद प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं मैं आपको लेके आऊँगा, वहाँ पे मैं आपको सॉल्व करूँगा, तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गियर के साथ, और इस पर गियर की हम डिजाइनिंग करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो, हार्ड वर्क करो, तभी जाके मस्ती आएगी, क्योंकि सक्सेस तभी जाके मिलती है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।